नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आप और हम भले इस वक्त दीपावली की तैयारियों में जुटे हों, लेकिन सियासी गलियारे में भाजपा कांग्रेस के बीच आरोपों की आतिशबाजी देखकर यह बात साफ हो जाती है कि दोनों प्रमुख दल इस वक्त पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। और ऐसे में दल एक दूसरे से कई सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं काम का। जब कांग्रेस ने भाजपा से पूछा कि आखिर 2023 में वो किस मुद्दे पर चुनाव मैदान में जाएंगे, तो भाजपा ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया है। कहा है कि विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा खुद कांग्रेस पार्टी है। उसका पिछला चुनावी घोषणा पत्र, उसके अधूरे वायदे उसके लिए मुद्दे हैं। विपक्ष का दावा है कि कांग्रेस की वायदा खिलाफी से पग पग पर मुद्दे ही मुद्दे हैं। इशारा साफ है कि अब की बार विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक सत्ता पक्ष को हर अधूरे चुनावी वायदे पर जमकर घेरेगी। क्या यह घेराबंदी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली साबित होगी? कांग्रेस पार्टी इसे कैसे काउंटर करेगी? दोनों पक्षों के नेताओं से पूछेंगे। और आज हमारे साथ में इस मंच के ऊपर दोनों पक्षों से दो बड़े ही तजुर्बेकार अनुभवी नेता हैं। राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई जिम्मेदारियों को संभालने वाले और हर एक परिस्थिति के ऊपर पार्टी के भीतर और सरकार की नजर रखने वाले। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं और बड़े ही सहज सरल अंदाज में अपनी बात कहते हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की बात में। आप दोनों से चर्चा करें, सीधे सीधे सवाल पूछें। उसके पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस ही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र है वो हमारा मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार की जो कारगुजारियां हैं वो हमारा मुद्दा है। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना एजेंडा फिक्स कर लिया? पिछले चुनाव में 14 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी ने अपने चुनावी मुद्दे फाइनल कर लिए। हाल ही में धर्मलाल कौशिक की जगह नेता प्रतिपक्ष बने नारायण चंदेल के बयान से तो यही लगता है कि वो कांग्रेस के अधूरे वायदों को लेकर सत्ता की लड़ाई लड़ने वाले हैं। वो चुनाव से पहले जनता के बीच में कांग्रेस की खामियां लेकर जाएंगे। यहाँ पग पग में मुद्दे हैं, मुद्दों की बौछार है। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, इस 4 साल में जितने जिलों का उन्होंने दौरा किया है इस प्रदेश में, कितनी घोषणाएं उन्होंने की हैं और कितने घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया है? कांग्रेस का जो झूठ और फरेब है इस छत्तीसगढ़ में, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। दरअसल बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। ताबड़तोड़ बैठकों का क्रम जारी है, लगातार बदलाव हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी की इस कवायद को फिजूल बता रही है। साथ ही सवाल पूछती है कि बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है, और इसी बात का जवाब नारायण चंदेल ने दिया। नेता प्रतिपक्ष के दावे पर सीएम भूपेश बघेल ने कुछ इस अंदाज में पलटवार किया है। पहले तो पुरंदेश्वरी जी बोले किसान और पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री होना चुनौती है, अब वो कांग्रेस की चुनौती माने, अच्छी बात है। जाहिर है बीते कुछ महीनों से बीजेपी किसी न किसी मुद्दे को लेकर धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करती रही है। इधर कांग्रेस भी दावा करती है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। हालांकि बीजेपी नेता अब खुलकर कहने लगे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ही उनका चुनावी मुद्दा है। ऐसे में मिशन 2023 जीतने के लिए अपने फिक्स्ड एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाने में बीजेपी कितनी सफल रहती है, ये वक्त बताएगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और जैसा आप रिपोर्ट में देख चुके हैं, इसी मूल प्रश्न के ऊपर सीधे दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे। आप दोनों से गुजारिश है कि जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट है, पहली आपकी बात है, बिना किसी रोक टोक के आप 2 मिनट के भीतर अपनी बात को कहें। इसके बारे में दर्शक भी अच्छी तरह जानते समझते हैं। राजेंद्र तिवारी जी से शुरुआत करेंगे। तिवारी जी, सत्ता पक्ष ने भले ही जवाब दिया, लेकिन विपक्ष कहता है कि आपका पिछला घोषणा पत्र और उसमें किए गए अधूरे वायदे, एक एक वायदे पग पग पर बीजेपी को मुद्दा दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है पुनीत जी कि हमने अपने घोषणा पत्र के 75% वायदों को लगभग पूरा कर लिया है। कुछ और बचे हैं जिसकी दिशा में बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्यतः विपक्ष का काम होता है सरकार की आलोचना करना और सरकार के कार्यों को मुद्दा बनाना।
इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी हास्यास्पद स्थिति का निर्माण किया है और वो ये कहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को मुद्दा बनाने वाले हैं, हमारे घोषणा पत्र को मुद्दा बनाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार को वो क्लीन चिट दे रहे हैं, सरकार के को लेकर के उनको किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। ये नहीं तो सामान्यतः तो विपक्ष सरकार के कार्यों को ही मुद्दा बना करके चुनाव में उतरता है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जब 110 लाख टन की खरीदी हो रही है और 26,21,000 किसान, पंजीकृत किसान धान बेच रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी 1% से कम है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है, फिर से हमारी लोक संस्कृति जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हाशिए में डाल दी गई थी वो फिर से पुनर्जीवित हो रही है। राम वन पथगमन का ये राम का नारा लेते हैं, मगर राम वन पथगमन को सार्थक रूप देने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है। और गांव-गांव में जो हमारी रामायण मंडली है उसको पुरस्कृत करके राष्ट्रीय राज्य स्तर पर उनको पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई है। तो सरकार की ढेर सारी धान खरीदे से लेकर के सुदूर वनवासी अंचल में आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। इसलिए 2500, अब उसकी बड़ी लंबी वानगी, हम लोग समय समय पर उसकी चर्चा भी करते हैं। बड़ी प्रसन्नता होगी मुझको ये बताने में कि इनके शासनकाल में जो नक्सलाइट गतिविधि थी वो घट करके अभी 52% हो गई है। तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने चहुमुखी विकास किया है। तो सरकार के खिलाफ ये बोल सके ऐसा कोई मुद्दा मूल पॉइंट आपका ये कि सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं मिला, आप पार्टी को मुद्दा बना रहे हैं, कि जो नेता है मुद्दा बना रहे हैं वो कांग्रेस। जी माफ कीजिएगा, 2 मिनट तिवारी जी अभी पूरे हुए हैं, वापस आपके पास लौटूंगा। एक बार ओपनिंग स्टेटमेंट बांधी जी का भी सुन लें। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, आप भी सरलता से अपनी बात रखते हैं। जो आपने सुना कि क्या सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं बची है जो आप पार्टी को मुद्दा बना रहे हैं, कांग्रेस को मुद्दा बना रहे हैं? पुनीत भाई, कांग्रेस आज सरकार में है और कांग्रेस की ही गतिविधियां जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चल रही है, उनकी जो निर्णय हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, जिस तरीके से उनके व्यवस्था चल रहा है, जिस तरीके से उनके संस्कारों पर काम चल रहा है, निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम जनता को लाभ पहुंचाती है और जनता उसकी समीक्षा करती है और जनता आज उसी से दुखी है। आप ये इनका जो एक निर्णय है जो गरीब आदमियों के लिए है, क्या कांग्रेस ने उन गरीब आदमियों के लिए पक्के मकान बनाने का जो सपना देखा था, क्या उसको बनने दिया? इसमें उस पूरे कार्यकाल में बनने नहीं दिया गया। दूसरा, गरीबों के लिए क्या ये आज रोजगार गारंटी का काम पिछले वर्ष खोल पाए हैं? क्या इनकी इतनी अव्यवस्था है जिसके कारण ये रोजगार गारंटी का खोल नहीं पाया? जो खेल कूद युवाओं के लिए है, ये खेल कूद एक ऐसा खेल कूद की आवश्यकता है जो हम अपने पैरों पे खड़ा हो सके, नौकरी खेल सके। ये भावनाओं का खेल कूद नहीं है। खेल कूद हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारी प्रगति के लिए आवश्यक है, और इन्होंने इस खेल कूद को भावनाओं पर आधारित कर दिया। इससे किस बच्चों का भविष्य जो है, खेल कूद वह आवश्यक है जो उस पर नौकरी मिल सके। आपने देखा होगा पुनीत भाई कि खाद्यान्न संकट के समय जो मोदी जी ने अतिरिक्त चावल देने की लोगों की बात किया गया, ये तो गरीबों का चावल का भी हक को खत्म कर दिया गया। इन्होंने नल जल मिशन के अंतर्गत जो गांव-गांव में जिस तरीके से नल जल मिशन है, जो लोगों को मोदी जी ने सपना देखा था कि हर घर में स्वच्छ और पानी पीने के लिए, आज गांव में इनके ठेकेदारों ने उसकी दुर्गति मचा के रख दिया है। नल जल मिशन के गड्ढे खोद रहे हैं, उटपुटांग काम कर रहे हैं, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है और कोई जिम्मेदार अधिकारी लोग जाके देख नहीं रहे हैं, अस्त व्यस्त करके रखे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी में रूम में आते? चलिए अब एक पॉइंट पर आते हैं। आपने भी 2 मिनट में अपनी बात रखी, तिवारी जी ने भी 2 मिनट में अपनी बात रखी। तिवारी जी, मूलतः अगर आप सुन पाए बांधी साहब को तो उनके 2 प्रश्नों के हिस्से आप निकाल सकते हैं। पहला हिस्सा ये कि केंद्रीय जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं उनका प्रदेश में बुरा हाल है, ये केंद्रीय मंत्री भी आकर देख गए और इस बात को बीजेपी ले जाएगी मैदान में। मुद्दा आप इसलिए क्योंकि आप ही सत्ता पक्ष हैं, आप ही सत्ता चला रहे हैं। पहली बात तो यह है, आपने जो केंद्रीय योजनाओं की बात की है, पुनीत जी, मैं एक एक योजना के बारे में बात करूं तो समय लगेगा, मगर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि जब
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, तो जो योजनाएं राज्यों को दिया करती थी और छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं आती थी उसमें राज्य का हिस्सा 10% से लेकर के 30% तक रहता था, जिसमें राज्य को उतनी धनराशि लगानी पड़ती थी। जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, राज्य का हिस्सा बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब राज्य का हिस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जबकि आपको मालूम है कि राज्य के संसाधन सीमित होते हैं, मगर ज्यादातर हिस्सा अब राज्य सरकार को देना है और बहुत कम हिस्सा केंद्र सरकार को देना है। और उसके पीछे कारण है, अगर अर्थशास्त्र की और अर्थव्यवस्था की बात करूं तो कारण यह है कि केंद्र सरकार का जो भट्टा बैठा हुआ है, पूरे आजादी के समय से लेकर अभी तक जितना उन्होंने कर्ज नहीं लिया है कांग्रेस की सरकार ने, उतना अकेले ये 7 साल में कर्ज ले चुके हैं और इनके पास पैसा कौड़ी नहीं है। संक्षिप्त में ये है, तो राज्य के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। मगर इसके बावजूद भी जो गरीबों की योजनाएं हैं उसको सरकार प्राथमिकता से लेकर के उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। जल जीवन मिशन के बारे में डॉक्टर बांधी ने कहा है, तो जल जीवन मिशन के मामले में पूरी गंभीरता से, क्योंकि पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। पूरी जिम्मेदारी के साथ, नैतिकता के साथ राज्य की सरकार लगी हुई है। अव्यवस्था है, इस तरह के शब्द दोहराने से उसका कोई औचित्य नहीं है। आप प्रामाणिक रूप से प्रमाण दीजिए कि यहां पर यह गड़बड़ी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह सब ठीक रहता है, कहीं कहीं किंचित मात्र गड़बड़ी भी होती है। मुख्यमंत्री जी लगातार दौरा कर रहे हैं और दौरे में जब उनको शिकायत आती है कि सड़कें यहां खराब है, वहां खराब है, तो आदरणीय तिवारी जी, हम आज मुद्दों की बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि ये अधूरी केंद्रीय योजनाएं भी आपके खिलाफ मुद्दा बनाएंगे। बादी साहब, आपने उत्तर सुना, आप संतुष्ट हैं? हर जगह एक तो बजट आपका जिस तरीके का पहले हुआ करता था, अंश बढ़ गए हैं, अंश बढ़ जाने के साथ साथ विपरीत परिस्थितियां रही हैं, उनका सामना आपकी भी राज्य सरकारें अलग जगहों पर कर रही हैं। पुनीत भाई, कांग्रेस जो है पैसों का आवंटन को लेकर के, प्रतिशत को लेकर के बात कर रही है, जबकि कांग्रेस के अंदर यह है कि जिन योजनाओं को मोदी जी ने चालू किया उसका श्रेय की बात है। अरे यार, ये तो श्रेय भारतीय जनता पार्टी वालों को चला जाएगा, इसलिए उनकी योजनाओं को कहीं ना कहीं उसको डंप करना है और उसको मिसमैनेजमेंट के अंतर्गत रखना है। परिणाम तो आपने देख ही लिया होगा कि ये जो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना कैसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ इनका। दूसरा है, आपने उसको देखा होगा कि किस तरीके से रोजगार गारंटी जो इस वर्ष चालू नहीं हो पाया है। आपने देखा होगा कि युवाओं को जिस तरीके से खेलकूद का जो मामला है, अभी ये जो एक खेलकूद में माननीय मोदी जी ने कहा अग्निवीर को लेकर करके, अग्निवीर ऐसा है कि गांव-गांव में उसका इतना उत्साह है, इस तरीके से लोगों ने खेलना शुरू किया, प्रारंभ शुरू किया है, उसका श्रेय की बातचीत आ रही है। अब वो हमको, हमारे लड़कों को जो इस राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अपनी नौकरी लगे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, गांव के लोग बड़े उत्साह के साथ अपने अभ्यास कर रहे हैं, उनको डाइवर्ट करने का एक काम कर रहे हैं कि नहीं हम गिल्ली डंडा खेलेंगे, छोटा बाड़ी में खेलेंगे, लेकिन आप लोगों ने करेंगे। बांदी साहब, आप लोगों ने भी सरकार चलाई, आपको लगता है कोई सरकार चाहेगी कि किसी भी अधूरी योजना का गुस्सा क्या जनता चुन चुन के ये केंद्र की, इसलिए इसका गुस्सा हम केंद्र में प्रकट करेंगे और ये राज्य में प्रकट करेंगे? ऐसा नहीं होता। लोकल प्रशासन उसी के सामने उसका गुस्सा होता अधूरी योजनाओं का। ये रिस्क सरकार क्यों लेगी, सत्ता पक्ष क्यों लेगा? आप नल जल मिशन का 2 उदाहरण बता रहा हूं। नल जल मिशन का आप गांव में देख लीजिए। मैं तो तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि पूरे कांग्रेस कमेटी को लेकर के एक बार मेरे ही विधानसभा में लेके आ जाए और मैं आपको किस तरीके से अव्यवस्था हो रही है मैं उसको आपको गिनाऊंगा तिवारी जी, कि किस तिवारी जी आप उत्तर दे सकते हैं इस पर, है ना, किस तरीके से है। अब ये जो सम्मान निधि है किसानों को देने का है, गांधी ने अग्निवीर योजना की बात की, वो सेना से संबंधित मामला है। उनकी नजर में वो योजना अच्छी होगी, मगर पूरे देश में, अभी हिमाचल प्रदेश में हमारे साथी गए थे जहां पर सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक है, वो इस योजना से इस बुरी तरह से नाराज है कि पूछे मत। मगर आज का ये विषय नहीं है। इन्होंने गिल्ली डंडा की बात की। गांधी जी, ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ है। आपका ये कहना है कि खेलों को भावना से नहीं जोड़ना चाहिए। हर चीज, आप तो धर्म को भावना
भावना से जोड़ने का काम करते हैं और उसको राजनीतिक लाभ लेने की दिशा में काम करते हैं। हम तो जो छत्तीसगढ़ की हमारी मूल संस्कृति है, जो हमारी विलुप्त होती परंपरा है, उसको पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक और रोजगार की बात करेंगे खेल है, तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में धर्म की परिभाषा और खेल की परिभाषा दोनों ही अलग है तिवारी जी। रोजगार की बात करेंगे तो पूरे भारत में 1% से कम बेरोजगारी है यहां छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड कायम किया है। इसलिए प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में उनका चयन हुआ है अभी 2 रोज पहले एक बड़ी भारी संस्था के द्वारा। देखिए तिवारी जी, एक उदाहरण और भी है आपके सामने एक उदाहरण है कि मंत्रालय में भृत्य पद के लिए भृत्य पद के लिए 90 पद हुआ था, 5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तिवारी जी, ये क्या छत्तीसगढ़ का आईना नहीं है? पुनीत जी आपसे पूछेंगे, छत्तीसगढ़ आईना नहीं है तिवारी जी ये? चलिए ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए तिवारी जी। श्रृंखला है, आईना नहीं है क्या? भी मैं आऊंगा रोजगार का, बेरोजगारों पर कांग्रेस आप इन उपलब्धियों के ऊपर भी थोड़ा मैं चर्चा कर लूंगा। तिवारी जी आपके पास आता हूं, छोटा सा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद इस मूल सवाल के साथ लौटूंगा कि जिन्हें आप अधूरा बता रहे हैं, जिन केंद्रीय योजनाओं को लेकर के आप मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं, उसका काउंटर कांग्रेस कैसे करेगी लोगों के बीच में। तो बीजेपी बेबाकी से कहती है कि वो अधूरे वायदों को मुद्दा बनाने वाली है। राजेंद्र तिवारी जी और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी के बीच में, इनके पक्षों के बीच हम बातचीत कर रहे हैं। बांधी साहब, अगर आप सारी विस्तार की चीजों को छोड़ दें, किन मुद्दों को आपको लगता है जिन पर आप सरकार को घेरने वाले हैं? आपने केंद्रीय योजनाओं का जिक्र किया, उत्तर वहां से आ गया, थोड़ा आगे बढ़े। और क्या मुद्दे आपके पास? क्योंकि सरकार कहती है हमारी उपलब्धियां भी बहुत हैं, नंबर 1 सीएम और नंबर 1 स्टेट है हमारा। पूरा छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के रूप में जाना जा रहा है। राजधानी बिलासपुर में चाकूबाजी, हत्याएं, आत्महत्याएं, ये चल रहा है। पूरे माफिया राज चल रहा है, रेत माफिया, जिसके परिणाम ऐसे हैं कि पर ये भी तो सच है ना कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अव्वल बताया जा रहा, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सबसे कम पाई जा रही, ऐसा क्यों है? लेकिन आप पहले इन मुद्दों को देख लीजिए जो माफियावाद है, इनके माफियावाद है, जिनके कारण ड्रग माफिया भी चल रहा है, रेत माफिया भी चल रहा है, भू माफिया भी चल रहा है, और इनके कारण ग्राम पंचायतों में पटवारी जो है स्थिति ऐसा हो गया है। तिवारी जी कैसे काउंटर करेंगे कि उसके चौहद्दी चेंज कर रहे हैं, चौहद्दी चेंज कर रहे हैं वो। हाँ, उसके रकबा चेंज हो रहा है। दूसरा है, मैं जल्दी अपनी बात को कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है, अरे भाई बांधी जी रुकिए ना, मुझको बोलना है भाई। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत जल्दी में 15-20 सेकंड में अपनी बात को, जो आज आपका मूल विषय है पुनीत जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ही मुद्दा बनाया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अभी संगठन के चुनाव हुए हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर यूनिट स्तर से लेकर के और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक के कांग्रेस पार्टी बढ़िया एक आदिवासी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। हमारे जिले के जितने अध्यक्ष हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखें तो टूटी फूटी बिखरी हुई ताश के पत्ते की तरह तो यहाँ पदाधिकारियों को बदलने का काम हो रहा है। यही भरोसा नहीं है कि विपक्ष का नेता कब तक रहेगा, अध्यक्ष कब रहेगा, जिलाध्यक्ष कब तक रहेगा। तो पहली बात चुनाव लड़ाना ही था, जो मामला है वो मैं बता दूं। दूसरी को लड़ाना ही था, तो दूसरी बात उसको बेचारे को एजेंट नहीं मिलने दिया आपने। ये कितना अंतर्द्वंद है आपका, करके अंतर्द्वंद कितना है? हमने कानून व्यवस्था में डॉक्टर साहब वो तक देखा है कि जब झलियामारी जैसी जगह में आदिवासी बच्चियों के साथ आपके शासनकाल में पूरे आश्रम के साथ मासूम बच्चों के साथ बलात्कार होता रहा। इसी अगर एक लाइन में तिवारी जी कहें काउंटर कैसे करेंगे इन आरोपों का, ये जो अधूरे वायदों की लिस्ट बता रहे हैं, या इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके मुताबिक? होंगे, अपराध को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इस बात के लिए और पुलिस प्रशासन इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जो अपराध कर रहा है उसको पकड़ा जाए। एक भी उदाहरण चलिए, ये विपक्ष ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। उन्होंने बता दिया कि वो किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने वाले हैं, और सत्ता पक्ष का भी दावा है कि अच्छी बात है आप हमको और हमारी पार्टी को, हमारे दल को अगर आज आप चुनौती मानने लगे हैं, क्योंकि पहले आपकी प्रभारी ने कुछ और कहा था। तैयारियां दोनों तरफ से दिख रही, जैसा शुरुआत में हमने कहा। अभी आगे आगे आप देखें, ये
तैयारियों के साथ साथ जो वार पलटवार के तीर हैं ये और तेज होंगे और इन तीरों से जो एक दूसरे को आघात पहुंचा रहे हैं इसमें जनता के लिए कितना मर्म है, उनके लिए कितना दर्द है, उनके लिए कितनी राहत है, ये जनता बहुत बखूबी समझती। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया, नमस्कार।